हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रीसेंट टॉपिक और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। उसमें ये वीडियो है, बहुत ही ट्रेंडिंग ये टॉपिक चल रहा है जो रिलेटेड है टैक्सेशन से और टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी ने लेटेस्ट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इनकम का सोर्स और बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया में, जैसे आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी में अभी तक कोई लीगल वैलिडिटी, लीगल एक्ट, कोई भी इसके लिए कोई टैक्सेशन प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं आया है। पर दोस्तों, रिसेंट बजट 2022 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, लीगल वैलिडिटी तक तो नहीं दी है, बट टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में ला दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल एसेट क्या होती है, एनएफटी क्या होता है और इसमें किस प्रकार से टैक्सेशन होने वाला है, और यदि टैक्स होने भी वाला है तो यह कब से अप्लीकेबल होने वाला है। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली जान सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टॉपिक है टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी, टैक्स ऑन डिजिटल एसेट आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं वर्चुअल एसेट। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो रिसेंट बजट 2022 आया है उसमें कहा है, यदि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में लेन देन आप करते हैं तो आपको उसमें टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स कैसे भरना पड़ेगा? टैक्स एक टीडीएस के रूप में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा, या तो वह इनकम जो आप क्रिप्टो करेंसी से करने वाले हैं वो कैपिटल गेन के माध्यम से टैक्स आपको लगेगा, या अदर सोर्स के माध्यम से लगेगा। यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी में टैक्सेशन की कुछ कंडीशन है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो दो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो क्रिप्टो करेंसी में जो इनकम टैक्स लगने वाला है वो, दूसरा जो टीडीएस कटने वाला है वो, दोनों चीज हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, क्रिप्टो करेंसी में टैक्स की क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर का मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, सेल्स होना चाहिए। जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट, और आप जिसे आप ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई, डिजिटल वर्चुअल एसेट किसे कहेंगे? तो गवर्नमेंट ने उसकी भी एक डेफिनेशन दी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 क्लॉज ए में। जो प्रोपोज सेक्शन है उसमें उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन दी है। वीडियो के अंत में हम उस डेफिनेशन का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंडीशन नंबर 1 से। यदि आपको क्रिप्टो करेंसी में जो टैक्सेशन प्रपोज है उसको कंप्लाई करना है तो सबसे पहले ट्रांसफर होना चाहिए, या तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांसफर होना चाहिए, डिजिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, इसमें जो टैक्स लगने वाला वो फ्लैट रेट 30% लगने वाला है। तो 30% कैसे लगने वाला है? वो 30% आपको इनकम ऑन क्रिप्टो करेंसी पे लगेगा। अब इनकम कैसे कैलकुलेट आप करेंगे? आपने जितने का क्रिप्टो करेंसी खरीदा है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जितने में आपने क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया है उसका डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, यदि हम 1 लाख का क्रिप्टो करेंसी हमने खरीदा हुआ है, ठीक है, और उस क्रिप्टो करेंसी को हमने 2 लाख रुपए में बेच दिया है या ट्रांसफर कर दिया है, तो जो 1 लाख का आपको प्रॉफिट है उसमें फ्लैट 30% का टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना होगा। हाँ, अब कंडीशन ये है कि उसमें आपको रिबेट 87 ए का जो 12,500 का मिलता है। यदि आप बेसिक इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर आपकी इनकम है तो 12,500 का आपको रिबेट मिलेगा। तो पहली कंडीशन है ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर में क्या है, जो भी आपको उसमें प्रॉफिट होगा उस पे 30% लगेगा और कॉस्ट माइनस होगी सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा, यदि आपको प्रॉफिट होता है तो आपको सीधा सीधा 30% के हिसाब से इनकम पे टैक्स देना, इनकम पे 30% का टैक्स देना है, जो कि आपको कैपिटल गेन पे टैक्सेबल हो सकता है, अदर सोर्स पे ये क्लियर नहीं है।
दूसरा आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या खर्चे माइनस होंगे। हमने क्रिप्टो करेंसी तो खरीद ली, डिजिटल एसेट तो खरीद ली, बिटकॉइन तो खरीद लिया, अब उसमें क्या खर्चे माइनस होंगे। तो खर्चे में गवर्नमेंट ने बोला ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कॉस्ट अक्वायर करने की जो भी कॉस्ट आपको लगी है उतना ही हम कॉस्ट माइनस करेंगे, बाकी कोई भी खर्चे माइनस नहीं होंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आता है आपकी परचेज कॉस्ट आती है, और उससे रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट जो परचेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ओनली इतनी ही कॉस्ट आपके सेल वैल्यू से माइनस होगी। अब दो कंडीशन आ सकती है, यदि प्रॉफिट होता है तो आप बोल रहे हैं कि 30% का टैक्स हम आपसे ले लेंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही आपको माइनस करने देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। तो प्रॉफिट की कंडीशन हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं लॉस की कंडीशन। इन केस हमें यदि लॉस होता है क्रिप्टो करेंसी से, वर्चुअल एसेट से या एनएफटी से, तो उस कंडीशन में क्या। तो लॉस की कंडीशन में गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया जो लॉस आपको हुआ है क्रिप्टो करेंसी से, वर्चुअल एसेट से या एनएफटी से, तो उसका सेटअप आप एनी अदर, कोई भी अदर हेड की इनकम से उसको लॉस को सेटअप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लॉस से ही आप उसको सेटअप कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे से आप सेटअप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लॉस का सेटअप एनी अदर हेड से आपको नहीं होगा, ये एक ड्रॉबैक है। बस आप लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड जरूर कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि भैया नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम द सेक्शन 80C टू 80U। जैसा कि आपको पता है, एक इंडिविजुअल को 80C से 80U के सारे डिडक्शन मिल जाते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी की इनकम के मायने में आपको ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको चैप्टर 6A के जो डिडक्शन आपको बेसिक मिलते थे एज अ इंडिविजुअल रेसिडेंट, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका ड्रॉबैक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भैया रिवेट मिलेगा कि नहीं। हाँ, रिवेट 87A का आपको जो 12,500 का है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जो मिलता है आपको 2.5 लाख के ऊपर 5% वाला, 87A का रिवेट आपको मिल जाएगा। एक और एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव वॉट अ क्रिप्टो करेंसी 1 लाख रुपए की कॉस्ट उसकी 10,000 थी, तो 90,000 का मोटा मोटी हमें प्रॉफिट हुआ। इस पे 30% का टैक्स बनता है 27,000 रुपए, जिसमें से आपको 12,500 का रिबेट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो ये है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्सेशन इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ में क्या माइनस होगा। तो एक समरी में छोटा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ फास्ट मोड पे कि क्रिप्टो करेंसी में टैक्सेशन, पहली बात है कि आपको 30% लगेगा, और आपको कॉस्ट में सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आपको क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या वर्चुअल एसेट खरीदने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट जो भी लगी वो आपकी माइनस होगी। लॉस होगा तो किसी अदर हेड से वो सेटअप नहीं होगा, सिर्फ आपको क्रिप्टो के लॉस से ही वो सेटअप होगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिवेट 87A का जो 12,500 का मिलता है एक इंडिविजुअल को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाला, वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको 80C से लगा के 80U प्लस चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं आप क्लेम कर सकते। ये ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का टैक्सेशन पॉइंट हो गया। अब कुछ पॉइंट में डिस्प्यूट है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी पे जो 30% का टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन पे लगेगा या अदर सोर्स पे लगेगा, ये अभी क्लियरेंस नहीं आया है। जैसा मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन है आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अप्लीकेबल है। तो अब कुछ ही देर बाद या कुछ ही टाइम में गवर्नमेंट इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज या कोई अनाउंसमेंट करेगी, जिसके हिसाब से क्लियरेंस आएगा इनकम टैक्स की तरफ से कि ये किस हेड में आपको टैक्स करना है। पर टैक्स तो इसमें लगेगा, क्लियर है। अब दूसरा जो पहलू है इनकम टैक्स का क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो है टीडीएस का। तो टीडीएस जो है दोस्तों आपको डिडक्ट करना है, करना मैंडेटरी है, और टीडीएस की जो सेक्शन है वो सेक्शन है 194S। तो अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यदि आप क्रिप्टो करेंसी में किसी भी प्रकार का ट्रांसफर करते हो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट देते हो, वर्चुअल करेंसी गिफ्ट देते हो, या किसी भी प्रकार की डिजिटल एसेट को आप ट्रांसफर करते हो, तो उसमें टीडीएस आपका @1% कटेगा, जिसकी सेक्शन है सेक्शन 194S। तो अब इसके बारे में कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं, की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों टीडीएस आपको काटना है सेक्शन 194S पे, तो वो कब से लागू होगा, तो वो इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से ये इफेक्टिव हो गया है। सेक्शन 194S में आपको टीडीएस काटना है, जिसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। पहली टर्म एंड कंडीशन है पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स
एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी मतलब पेमेंट होना चाहिए, या आप विदाउट पेमेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन भी आपको किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, एज अ गिफ्ट आप दे रहे हो, तो भी उसे ट्रांसफर माना जाएगा। दूसरा जो ट्रांसफर है, जो पेमेंट है, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल को होना चाहिए। रेसिडेंट कौन होता है वो आपको अच्छे से पता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है वो। दूसरा टैक्स इसमें @1% आपको काटना है। तो ये एक कंडीशन आपकी हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो ट्रांसफर होगा आइदर वो कैश हो सकता है, फुल इन कैश और फुल इन काइंड, और हो सकता है पार्शियली कैश में हो सकता है और पार्शियली काइंड में हो सकता है। काइंड का मतलब है आप उस डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी के बदले में कुछ और चीज ले रहे हो कंसिडरेशन में, तो उसे भी हम ट्रांसफर और पेमेंट ही मानेंगे। तो आप पार्शियली ट्रांसफर कर रहे हो और पार्शियली किस कैश में ले रहे हो, पार्शियली अदर चीज में ले रहे हो, तो भी वो टीडीएस के दायरे में आएगी, उसे हम ट्रांसफर मानेंगे। टीडीएस आपको 1% 94S में काटना है। और यदि आप क्रिप्टो करेंसी के बदले क्रिप्टो करेंसी ले रहे हो, एनएफटी के बदले एनएफटी ले रहे हो, या बिटकॉइन के बदले में बिटकॉइन ले रहे हो, या आप किसी भी प्रकार की वर्चुअल करेंसी के बदले में वर्चुअल करेंसी ले रहे हो, तो भी वह ट्रांसफर माना जाएगा, पेमेंट माना जाएगा, उसमें भी आपको टीडीएस इंप्लीकेशन आएंगे। अब आगे अपन बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है टीडीएस अप्लीकेबल होता है ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स पे। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपने बिटकॉइन को बेचा हुआ है और बिटकॉइन को आप कन्वर्ट कराते हैं यूएसडी डॉलर पे, तो दोस्तों यह भी आपका कंसिडरेशन फ्रॉम ट्रांसफर ही माना जाएगा, यह भी आपका सेल माना जाएगा, इसमें भी टीडीएस आपको अप्लीकेबल होगा ही। अब कुछ ऐसी कंडीशन है दोस्तों जहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, कुछ कंडीशन है, कुछ लिमिट है, कुछ अमाउंट की जो सेक्शन 194S में दी गई है। तो उसकी दो कंडीशन है दोस्तों। यदि पेयर जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन है और यदि पेयर जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले हम समझते हैं स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं। तो स्पेसिफाइड पर्सन वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, क्या हो, जो एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रजिस्टर्ड हो, इन दोनों को हम स्पेसिफाइड पर्सन मानते हैं। यदि जिनका टर्नओवर या तो बिजनेस करते हैं तो टर्नओवर 1 करोड़ के एक्सीड नहीं हो, यदि आप कोई प्रोफेशन में है, प्रोफेशनल है, तो आपकी जो इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, वो 50 लाख से कम हो ड्यूरिंग दी इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं उससे जस्ट पिछला जो फाइनेंशियल ईयर आपका गया है उसमें आपकी बिजनेस से आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोफेशन से आपकी रिसीव 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप एक स्पेसिफाइड परसेंट की कैटेगरी में आते हैं, यहां बोला गया है। और बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी इनकम अदर देन द हेड ऑफ प्रॉफिट और गेन और बिजनेस और प्रोफेशन से है, वह एक स्पेसिफाइड पर्सन यहाँ पे माने जाएंगे। तो स्पेसिफाइड पर्सन यदि आप है तो आपके लिए टीडीएस की लिमिट जो है वो 50,000 है। 50,000 के ऊपर का ट्रांसफर और लेन देन है क्रिप्टो में तो आपको टीडीएस लगेगा, जो कि ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर की बात करता है। यदि 50,000 से कम का ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में आप करें हैं तो टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो टीडीएस की जो लिमिट है वो आपके लिए हो जाती है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर ट्रांजेक्शन की, वो है 10,000। तो सिंपल है, यदि आप स्पेसिफाइड पर्सन है, इंडिविजुअल एचयूएफ है और बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस से आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अबाव नहीं है और प्रोफेशन से आपकी इनकम 50 लाख से कम है, मतलब आप टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं, तो सिंपल सी बात है आपके लिए टीडीएस की लिमिट 50,000 ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर है, इससे अबाव है तो टीडीएस काटना है। अदर देन दैट आपकी लिमिट है 10,000 रुपए, इसके ऊपर पे आपको टीडीएस काटना। तो बोल सकते हैं 194
एस की जो टीडीएस की लिमिट है वो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए जो टैक्स ऑडिट में कवर नहीं होते हैं उनके लिए 50,000 है, उसके ऊपर टीडीएस काटना है। और जो टैक्स ऑडिट की लिमिट में कवर होते हैं उनके लिए 10,000 की लिमिट है। तो ये सिंपल फंडा है टीडीएस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने योग्य बातें हैं टीडीएस 194 में, तो उसमें कहा गया है दोस्तों, यदि आपका टीडीएस सेक्शन 194 में कट गया है तो आप किसी और अदर सेक्शन में टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो यदि आपका 194 में टीडीएस कटा हुआ तो इनकम टैक्स एक्ट के कोई एनी अदर सेक्शन में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब चलो बात कर लेते हैं, जैसे का अपना कमिटमेंट था कि वर्चुअल जो एसेट्स है, जिसको बोल सकते हैं आप वर्चुअल डिजिटल एसेट है, उसकी डेफिनेशन जो प्रपोज सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 क्लॉज ए में जो प्रपोज सेक्शन है दिया गया है, उसमें थोड़ा सा इलेबोरेट अपन कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और अपन समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेफिनेशन वर्चुअल डिजिटल एसेट की दी गई है आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 एप्लीकेबल है। तो इसमें बोला गया है प्रपोज डेफिनेशन फॉर वर्चुअल एसेट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ए प्रपोज्ड वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि ये एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2022 से। एनी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की जानकारी और कोड किसी प्रकार का डिजिटल कोड या एनालिटिक कोड और नंबर और टोकन, देखिए क्या कवर किया है, इंफॉर्मेशन कवर किया है जो वर्चुअली आप ट्रांसमिट करते हो। कोड कोई डिजिटल कोड हो सकता है, एनालॉग कोड हो सकता है। नंबर किसी भी प्रकार का डिजिटल नंबर हो सकता है। नंबर और टोकन नोट बीइंग इंडियन करेंसी, यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। इंडियन करेंसी इज नॉट अ टोकन, मतलब कॉइन आप बोल सकते हैं, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे डिजिटल हो। कॉइन को भी कवर किया तो बिटकॉइन भी कवर हो जाता है। नंबर यहाँ पे कवर किया है। कोड एक ऐसा कोई डिजिटली कोड जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्कुलेट होता है। कोई इंफॉर्मेशन जो एनएफटी मानी जाती है, ये सब चीजें जो है कवर्ड अप की है। बट एक्सक्लूड इंडियन करेंसी और एनी फॉरेन करेंसी, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी फॉरेन करेंसी है सारी एक्सक्लूड है क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड होती है, ऑलरेडी रेगुलेटेड है, तो इनको एक्सक्लूड किया है। जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक्स, मतलब किसी भी क्रिप्टोग्राफिक और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि कोई इंफॉर्मेशन और किसी भी प्रकार का एनालिटिक डिजिटल कोड और किसी प्रकार का न्यूमेरिक नंबर अल्फाबेटिक नंबर और किसी भी प्रकार का वर्चुअल टोकन और फिजिकल टोकन जो जनरेट किया गया है क्रिप्टोग्राफिक मींस, मतलब क्रिप्टोग्राफी से और किसी भी तरीके से बाय वट एवर नेम कॉल, कुछ भी उसका नाम हो, प्रोवाइडिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, मतलब उसकी कुछ वैल्यू है जो डिजिटली रिप्रेजेंटेशन पे है, विच इज एक्सचेंज, जो कि एक्सचेंज हो सकती है विथ और विदाउट, जो किसी कंसिडरेशन के साथ, मतलब किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन के साथ, और विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन के साथ, मतलब किसी चीज से एक्सचेंज हो सकती है विथ अ प्रॉमिस, किसी वचन के साथ, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू, जिसकी खुद में कोई कोई वैल्यू है, खुद में कोई एक वेट है, उसका एक उसका इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई वैल्यू क्रिएट करती है, जिसे बोलते हैं इनहेरेंट वैल्यू, छुपी हुई उसकी कुछ वैल्यू है। और फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब जो ऐसा फंक्शन करती है जिसकी कोई स्टोर वैल्यू हो, जो जिसके बदले में हम कुछ वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, और अ यूनिट ऑफ अकाउंट, और इंक्लूड इट्स यूज इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और ऐसी यह सारी चीजें जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, लेन देन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग में आ सकती है, यह सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। बट नॉट लिमिटेड टू, इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कैन बी ट्रांसफर स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली, इन सभी चीजों को एक स्कीम के थ्रू एक इन्वेस्टमेंट कर मान सकते हैं, जैसे बिटकॉइन है, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के बदले में, किसी चीज के बदले में आप उससे फिजिकल चीजें ले रहे हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक, आप उसको स्टोर कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट और एज ए वैल्यू, और इलेक्ट्रॉनिकल आपका लेन देन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज उसमें डिजिटल वर्चुअल एसेट में आएगी। नॉट फंक्शनल टोकन और एनी अदर टोकन और सिमिलर नेचर।
तो बहुत ही एग्जॉस्टिव डेफिनेशन इसमें दी है, ओवरऑल सारी चीज कवर करने की कोशिश की गई। बट दोस्तों, इसकी लीगल टेंडर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। इसको प्रपोज्ड अमेंडमेंट करके इसको इम्प्लीकेट किया गया है, बट इसका सेपरेट एक्ट अभी क्रिप्टो करेंसी पे नहीं आया गया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी किसी भी प्रकार की डिजिटल करेंसी इश्यू नहीं की गई है, पर आरबीआई को डायरेक्ट किया गया है कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आरबीआई की तरफ से इंडियन डिजिटल करेंसी आने वाली है। आगे अपन चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी अदर वर्चुअल एसेट, जो अभी मैं बात कर रहा था आरबीआई वाली, एज वर्चुअल डिजिटल एसेट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी डिजिटल एसेट या डिजिटल एसेट से रिलेटेड चीजें नोटिफिकेशन के साथ इशू कर सकती है, क्योंकि इसकी लीगल वैलिडिटी, लीगल टेंडर नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, तो उसके थ्रू यह चीजें नहीं आएगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है तो आरबीआई इसके बिहाफ में नोटिफिकेशन से किसी भी प्रकार की डिजिटल एसेट को इशू कर सकती है, जो अभी तक इशू नहीं हो। ऑल्सो नॉन फंजिबल टोकन मींस सच डिजिटल एसेट एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी डिजिटल एसेट वर्चुअल करेंसी, उनको यह अधिकार दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई सच एसेट्स which shall not be considered as virtual assets for the purpose of proposed section। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी डिजिटल एसेट इशू कर सकती है जो भैया वर्चुअल डिजिटल एसेट के फंदे में नहीं आएगी, उसके डेफिनेशन में नहीं आएगी, तो वो एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड कर देंगे तो वो बोलेंगे कि इसमें टैक्स भी नहीं लगेगा, टीडीएस भी नहीं लगेगा। तो ये प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ चीजों को, डिजिटल एसेट जो वो इशू करेंगे उसको इस टैक्स के दायरे से बाहर रख सकती है। पूरा पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब कुछ पॉइंट जो है हमें कंसीडर करने हैं, जो हमें जानने हैं, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो कहाँ टैक्स होगी, कैपिटल गेन में या अदर सोर्स में, ये क्लियर नहीं है। तो ये जो चीज है वो, जैसे कि अपन समझ सकते हैं कि हम जो 30% का टैक्स देते हैं वो सेक्शन 115 बी में विनिंग फ्रॉम लॉटरी से अपन देते थे, क्रॉट पजल, रेस, गेम्स वगैरह से हम काटते हैं, तो इनकी जो इनकम होती है वो सारी अदर सोर्स में जाती है। तो हम मान सकते हैं कि भैया इसे अदर सोर्स में ले लें, लेकिन हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो प्रोपोगंडा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कैपिटल गेन में आते हैं। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का क्लियरेंस नहीं है कि आइदर द इनकम फ्रॉम द डिजिटल वर्चुअल एसेट्स shall be taxable under the capital gain or other sources, इट्स नॉट क्लियर। बट लॉजिकली देखेंगे 30% टैक्स के स्लैब से या सिमिलर टू वर्चुअल करेंसी जैसे कि लॉटरी वगैरह से, तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट जो है जो डिस्कस करने हमें, जो हम डिस्कस, और दोस्तों इसमें कुछ क्लियरेंस नहीं है बायर और सेलर से रिलेटेड, पेइंग कंसिडरेशन से रिलेटेड कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर नहीं की गई है कि एक्सचेंज में किसका क्या रोल होगा। तो ये बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन के साथ क्लियरेंस देगी। और दोस्तों इसमें एक और पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर दैट हाउ द इनिशियल कॉइन ऑफर आईसीओ विल बी टैक्स, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और आगे जो पॉइंट मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं जिसमें क्लियरेंस नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू नीड टू बी डिटरमाइंड और कैलकुलेटेड, द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर इन काइंड, नो कैश transfer, or in case of gift of virtual assets, the fair market value is different on the different exchange. For example, value of either coin might be a different on the points and the coin DXC, hence determine the fair market value might be a challenge। मतलब किसी चीज की फेयर मार्केट वैल्यू या वर्चुअल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू अदर प्लेटफॉर्म में अदर हो सकती है। विफेंस और कॉइन डीसी इनमें जैसे डिफरेंस है, तो गवर्नमेंट को यहाँ एक फेयर मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ फॉर्मूला या कुछ कॉन्सेप्ट जरूर बताना पड़ेगा, ताकि यह क्लियर हो सके कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म में फेयर मार्केट वैल्यू में डिफरेंस आता है। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि रेगुलेटिंग द वर्चुअल डिजिटल एसेट space is very big challenge for all the countries around the world. No other country has regulated the virtual asset as yet. Many countries have regulated to ban the trading of virtual digital asset. However, in India, imposing the tax on the virtual digital assets make a crypto trading official, and all the concern around the ban is of
the table now, how much will be the government will successful in implementation of this regulation will be a topic to talk out for in the near future। तो बहुत सारी कंट्रीज जो वर्ल्ड में है जिन्होंने क्रिप्टो पे बैन किया हुआ है, क्रिप्टो पे किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं लाया है, डायरेक्टली बैन किया है, पर इंडियन गवर्नमेंट में इसने टैक्सेशन के दायरे में लाया है, पर रेगुलेट अभी तक नहीं किया गया है। यह एक ऐसी करेंसी है जो बिटकॉइन, जो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्कुलेट होती है, रेगुलेट होती है, तो बहुत ही चैलेंजिंग है इसको रेगुलेट करना। तो देखते हैं इन फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।